दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लेवेंस में, जहाँ मैं एपिसोड 1000 ईयर्स अगो का 13 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप सबसे तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आ रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। मेरी सेल्फिशनेस ने मुझसे ये सब करवा दिया। आई एम सो सॉरी। प्रॉमिस कि ऐसा कभी नहीं होगा एंड दैट्स फ्यूचर में मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। सो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस, ये लास्ट बार माफ़ कर दीजिएगा। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जुन्ने दानिश को गले लगा हुआ था और उसने ना ये चीज़ नोटिस ही नहीं की थी कि दानिशु, जो कि उसके ऐसे एक्शन से काफ़ी आश्चर्यचकित था, उसने फिर धीरे से अपने आर्म्स को उठाया था। वो ऑलमोस्ट ही जुन को गले लगाने वाला होता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है। फिर वो जिनको खुद से अलग करता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, अपने जीवन को अच्छे से जीना, ऐसा जीवन जीना कि भविष्य में कभी तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट ना रह जाए। और यहाँ से वो दोनों अलग हो गए। जो ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे वो उस आर्मरी से दूर हो रहा था, वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वो बार बार पलट पलट कर उसी तरफ देख रहा था। और जब जब उसने पलट कर देखा, साजुशो वहीं खड़ा था, उसे जाते हुए देख रहा था और अपने हाथों को वेव कर रहा था और साउंडलेसली ही उसे अलविदा कह रहा था। उस इंसान का फिगर छोटा होता चला गया और इवेंचुअली अब साजुशो को नहीं देख पा रहा था और आर्मी की साइड भी बर्फ़ के उस पार ही रह गई थी और ठंड इस तरह पहाड़ को ढक रही थी। पहाड़ी की तरफ देखने लगता है, जिसके नीचे जाके ढलान उसके घर पहुँचाने वाली थी। जो उस पहाड़ को देख रहा होता है और उन्हें कहता है, तो ये सब ऐसे ही खत्म हो गया। ये सब कुछ एक सपना तैर रहा था। ये बीते कुछ दिन जो उसने उस जगह लॉन्ग होकर बताया, जिस जगह के बारे में इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। अगर अपने घर जाकर वो अपने दोस्तों को कहानी सुनाएगा ना, तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा कि वो यहाँ इस माउंटेन के शिखर पर एक 1000 साल के मॉडल से मिला, जिसने उसकी रक्षा की बर्फीले तूफान से। वो चलता गया और चलता गया। उसकी गति ना ज़्यादा धीमी थी और ना ज़्यादा तेज। और ऐसे चलने के 2 घंटे बाद उसने डिसाइड किया, अब एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ अपने पहाड़ी के नीचे जाने के कार्य को कंटिन्यू करने से पहले। वहीं पास में एक लार्ज कोट पत्थर था, जो कि देखने में बड़ा मजबूत लगता था। तो काउंसिल ने अपने बैग को उतारा और उसे पत्थर के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने उसे पत्थर पर टिक लगा लिया ताकि वो अपने पैरों को सीधा कर पाए। और उसने अपने बैग से बोतल निकाली और वो पानी पीने लग गया ताकि वो रिफ्रेश हो सके। जून का मन ना अब भटक चुका था। अब इस समय ना तो वो निराश था और ना ही दुखी। वो फीलिंग्स जो फील कर रहा था, शायद उन्हें वो अपने पीछे उस सेक्शन शेल्टर में ही छोड़ाया था। अब जब वो रेस्ट कर रहा था, उसको अचानक से ख्याल आया कि क्यों वो सेल्फीज को चेक करे। उसने अज़हर ने कताब खुली थी। उन्होंने ना बहुत ज़्यादा सेल्फीज ली थी, बहुत ज़्यादा, और कुछ फोटोज जिन्हें ज़्यादा की अकेले के ली थी। कितनी खूबसूरत यादें बनेंगी वो। अभी थोड़ा ही समय हुआ था हम दोनों को अलग हुए, पर जिनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बहुत समय हो गया है। उस मनुष्य का वो चेहरा देखना मिस कर रहा था। उसके ख्याल है कि ट्रेन तब डिस्टर्ब हुई जब उसके हाथ अचानक से फ्रोज हो गए। वो अपने बैकपैक, अपने जैकेट सब जगह चेक कर रहा था। उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसका फ़ोन उसके साथ नहीं था। उसने बार बार चेक किया अपने सारे सामान को बाहर निकाला जो उसने कैरी कर रखा था। सबको फ्लिप करके देखने लग गया, पर मैं वाइड्रोब कितनी कोशिश कर रहा था ढूंढने की, पर उसे उसका वो लिटिल ऑब्जेक्ट नहीं मिला। जिन्हें मन में कहा, क्या मैं अपना फ़ोन वहीं छोड़ आया हूँ? और वो लास्ट नाइट के इवेंट्स को याद करने की कोशिश करने लगा। जब वो संतुष्ट हो गया था उन फोटोज से जो उसने आज़ाद ने लिए थे, वो आज़ाद वापस से उसका सामान पैक करने लग गए थे। पर जुन को अब ये याद नहीं आ रहा था कि उसने उसका फ़ोन बैग में रखा है। शायद जुन वाकई अपना फ़ोन वहीं पर भुलाया था। जुन ने मन ही मन अपने आप को एक तमाचा मारा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और जो उसका सामान उसने बिखेर दिया था उन सबको वापस से उनकी जगह पर रखने लग गया। जब उसने सामान रख लिया तो उसने अपने जैकेट की जिप लगाई और वापस से
ऊपर की तरफ चढ़ाया किरण के, जहाँ से वो आया था। वो वाकई आर्मी से ज़्यादा दूर नहीं आया था। उसके जो फुटप्रिंट्स थे ना, वो भी अभी उस स्नोवी पगडंडी पर बने हुए थे। हाउ एम्बैरेसिंग, इतनी इमोशनल तरह से अलग होने के बाद क्या वो इस इंसान के डोर पर वापस से नॉक करने वाला है, एक इडियट की तरह ग्रीन करते हुए और कहते हुए, हाय शिशु, मैं आपका कोई सामान भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। इस पूरे समय वो बस अपने दिमाग को उलट पुलट कर रहा था एक अच्छे और गौरवमय तरीका को ढूंढने के लिए, जिससे वो जायशु के सामने खुद को प्रेजेंट कर सके। बट सैडली उसे एक भी तरीका नहीं मिला था, और इससे पहले कि उसे एहसास होता, आर्मनी का डोर उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वहाँ अब भी उस स्टोन डोर के दोनों साइड के बीच में एक गैप था, जिसे पुश करके जो नजर आ सकता था। सोजुन ने वहाँ उस कमरे में वैसे ही एंट्री ली जैसे कि उसने 5 दिन पहले ली थी, ये सोचते हुए कि उस दिन जब जायशु ने उसे पहली बार देखा था तो जायशु को कितना डम लग रहा होगा। आर्मनी का एंट्रेंस हमेशा की तरह शांत था। जिन वाटर कॉरिडोर से अंदर की तरफ आ रहा था और उसने अपना बैग ना वहीं रख दिया था। फिर उसने अपना रास्ता कंटिन्यू किया अंदर तक का जायशु को ढूंढने के लिए। सॉरी शुशु, मैं आपको दोबारा से तकलीफ दे रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोग का सामान भूल गया हूँ। उसने ना ये बात काफ़ी तेज़ आवाज़ में कही थी ताकि जायशु उसे सुन पाए, पर उसके कहने का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पर जिनको तो पता था कि जायशु के पास सुनने की असाधारण शक्ति है, उसने उसकी बात सुन ही ली होगी। दोबारा जायशु को आवाज़ देने लगे, कमरे के अंदर तक आने लगा। अब जब उसने लास्ट बार अपने फ़ोन का अपने और जायशु की फोटो ले लिया था सोने से पहले, तो ऑब्वियसली उसने बेडरूम को सर्च करने का सोचा। वो बेडरूम के सामने आकर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलने से पहले उसने कहा, शुशु मैं अंदर आ रहा हूँ। उसने फिर दरवाजा खोल दिया और वहाँ कोई भी नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी की टेबल थी जो कि उसे याद नहीं था कि यहाँ थी पहले जब वो यहाँ रहता था। उस टेबल के ऊपर एक शीट थी लंबे जॉन पेपर की, एक ब्रश था और एक छोटा सा कंटेनर था जिसे देख के लग रहा था कि उसमें काली स्याही है। उस टेबल पर जो पेपर रखा था ना, उस पर बहुत सारी ब्लैक रेखाएं बनी हुई थी। अब जहाँ पर जुन खड़ा था वहाँ तो उसे दिख ही नहीं रहा था कि उस पेपर पर कौन सा चित्र बना हुआ है। तो जुन बिना कुछ सोचे समझे उस टेबल के पास जाने लगा। अब जैसे ही वो उस जगह पर आकर खड़ा हुआ और उसने उस चित्र को देखा, उसका सारा शरीर और उसका सारा दिमाग एकदम ही फ्रीज हो गया था। उस लाइट कलर के पेपर पे खाली स्याही से बना हुआ चित्र और किसी का नहीं, उसके खुद का था। जुन की तो ऑलमोस्ट सांसें ही रुक गई थी। वो पेंटिंग अभी अधूरी ही थी, पर जुन श्योर था कि उस पेंटिंग में जो इंसान है वो वही है। उस पेंटिंग में जो कपड़े उसने यहाँ पर जब वो था जो तो पहने थे, वो कपड़े थे, उसकी हेयर स्टाइल, उसके जूते, सब कुछ था। हाँ ये बात साफ थी कि इसको बनाने वाला मॉडर्न क्लॉथिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, पर फिर भी उसने इस आर्ट में कोई भी गलती नहीं की थी। सब कुछ एकदम डिटेल में था, एकदम परफेक्ट। और ऐसा तो था नहीं कि जुन अपने चेहरे को ही ना पहचान पाए। जुन अभी सरप्राइज से समझा भी नहीं था कि उसने अपनी आंखों के कॉर्नर से एक चीज़ नोटिस की। बेड के अंदर एक वुडन का बॉक्स था, इस समय थोड़ा बाहर निकला हुआ था। ये बात पहले तो उसके दिमाग पर नहीं आई थी, पर फिर जुन को याद आया कि ये वही बॉक्स था जिसके बारे में उसने जायशु से पूछा था। और उस समय जायशु ने कहा था कि इस बॉक्स में वो अपनी पर्सनल चीज़ें रखता था। जुन उस बॉक्स के पास गया। उस बॉक्स का लिड खुला ही हुआ था, कॉन्टेंट देख सकता था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसमें रोल्स हैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के। वहाँ बहुत सारे ऐसे थे, 20 से ज़्यादा एटलीस्ट। कॉन्चन को एक नज़र में देखने में तो इतने ही लग रहे थे। कॉन्चन को समझ नहीं आया था कि किस कारण से वो ये सब कर रहा है, पर बिना कुछ सोचे समझे उसने उन पेंटिंग में से एक पेंटिंग उठा ली जो कि अंदर रखी हुई थी। जैसे ही उसने उस रोल पेंटिंग को खोला, इमीडिएटली उसके आंखों के सामने अपने चेहरे को देखा जिसे उस पेंटिंग पर ड्रॉ किया गया था। एंड फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंश लिख दीजिएगा गाइस।
एंड मैं फिर से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी लापरवाही की वजह से। सॉरी गाइस, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। एंड बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड बाय बाय, जय वंशु, फिर मिलेंगे।